अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। वेलकम बच्चों। तो पिछले लेक्चर में आयोनिक बॉन्ड्स के बारे में आपने पढ़ा था। आज बता रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। तो ये सारी इंफॉर्मेशंस आपको जान लेना है और जान के फिर याद रखिए क्या लिखा गया। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, जनरली एग्जिस्ट्स इन सॉलिड स्टेट। तो आयोनिक कंपाउंड्स जनरली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। अब आओ दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, हैव हाई एमपी, एमपी फॉर मेल्टिंग पॉइंट एंड बीपी, बीपी फॉर बॉइलिंग पॉइंट। तो हैव हाई एमपी एंड बीपी मीन्स आयोनिक कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक, जनरली क्रिस्टलाइन इन नेचर एंड आर ब्राइटल। तो जनरली ये क्रिस्टल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे और कैसे होंगे, ब्राइटल। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टेन, या इसी को लिखा है फ्यूज्ड, पिघला हुआ। तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा मॉल्टेन या फ्यूज्ड स्टेट में और इन एक्वस सॉल्यूशन। तो मॉल्टेन या फ्यूज्ड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा या एक्वस सॉल्यूशन में भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, बट नॉट इन, यहां नॉट लिख लो, बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में आयोनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। ओके। फिफ्थ पॉइंट में आइए, जनरली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। तो जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सामान्यतया पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, यहां लिखा है लाइक वाटर। तो सामान्यतया जेनरली ये पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो आप ऐसे जानो कि आयोनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होंगे उसमें आयोनिक कंपाउंड्स इनसॉल्युबल होगा, लाइक बेंजीन। ये सब बेंजीन हुआ तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट हुआ। बेंजीन की फॉर्मूला भी आप जानिए, पहले से जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो अब से जरूर जानिए। C6H6 नॉन पोलर सॉल्वेंट हुआ। तो इसमें आयोनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर सॉल्वेंट में कैसे, इनसॉल्युबल। CCl4 लिखा है बच्चों, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये कार्बन हुआ, 4 बार क्लोरीन आया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड एक्सेट्रा। तो आपने बस ये सीखा कि आयोनिक कंपाउंड्स वाटर में जनरली सॉल्युबल होते और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसे कि बेंजीन हो गया, CCl4 हो गया एक्सेट्रा, इनमें कैसे होंगे, इनसॉल्युबल। सॉलिबिलिटी की एक रूल है बच्चों, लाइक डिजोल्व्स लाइक। जो जैसा होता है वैसे सॉल्वेंट में घुलेगा। मतलब जो आयोनिक कंपाउंड्स होंगे वो पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होंगे, जबकि जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होंगे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल, लाइक डिजोल्व्स लाइक। अब आयोनिक कंपाउंड के सॉलिबिलिटी के रिगार्डिंग नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए। तो आइए मेरे साथ लिखिए, नोट ionic compounds are soluble in water if its hydration energy
हाइड्रेशन एनर्जी इज greater than greater than greater than lattice energy lattice energy। तो आइए एक बार एक्सप्लेन भी कर ले। लिखा गया आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर कब? इफ इट्स हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। आपने हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ लिया है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में ही हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में बतलाया गया। लैटिस एनर्जी आयोनिक कंपाउंड में ही बतलाया गया है, जस्ट प्रीवियस लेक्चर में ही लैटिस एनर्जी की बात हुई है। तो कोई भी आयोनिक कंपाउंड वाटर में तभी सॉल्युबल होगा जब उसकी हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा हो। ओके अब आइए कोवैलेंट बॉन्ड को जानते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड the bond which is formed by sharing of electrons between non-metal atoms generally to get और टू कंप्लीट लिख लीजिए, टू कंप्लीट ऑक्टेट और डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले हम लोगों ने कोवैलेंट बॉन्ड को डिफाइन किया। क्या लिखा? द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग, तो मेन पॉइंट यही हुआ कि ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स के साझेदारी से बनता हो। अब इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी किसके बीच होगी? तो इसके लिए भी लिखा बिटवीन नॉन मेटल एटम्स। मीन्स ये स्पष्ट हुआ आपको कि जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो किसके किसके बीच बनेगा? दो नॉन मेटल एटम्स के बीच। आयोनिक बॉन्ड के बारे में आपने सीखा था कि आयोनिक बॉन्ड बनेगा बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल एटम्स। यहां कहा कि जो कोवैलेंट बॉन्ड्स होता है वो जनरली किसके बीच बनेगा? नॉन मेटल एटम्स के बीच। और नॉन मेटल आपको याद हो गए, जनरली लिखा हुआ है। और किस लिए बनेगा? पहली बात, 3 पॉइंट इसमें इस डिफिनीशन में मैंने बताया। पहला बात ये बतलाया, पहली पॉइंट ये बतलाया कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होगा वो बॉन्डेड एटम के बीच इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बनेगा। बॉन्डेड एटम के बीच इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। जो दो एटम्स, बॉन्डेड एटम बोले तो इसका मतलब हुआ कि जिन दो एटम्स के बीच बॉन्ड बन रहा है वो इक्वल नंबर में अपने इलेक्ट्रॉन्स की साझा करेंगे, शेयरिंग करेंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। अब है कि किनके बीच बनता है? तो सामान्यतया जनरली नॉन मेटल एटम्स के बीच। और तीसरी पॉइंट कि किस लिए बॉन्डेड एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करते हैं, तो उसका वजह हुआ टू कंप्लीट ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, या डुप्लेट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्टेट या डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए
अपने वैलेंस सेल में वो क्या एक्वायर करना चाहेंगे, ऑक्टेट या डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्टेट या डुप्लेट बोलने का मतलब हुआ कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, डुप्लेट इसलिए कि हीलियम भी एक नोबल गैस है और उसके सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 ही है, तो जनरली ऑक्टेट कंप्लीट होगा। और जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ऑलवेज अपना क्या कंप्लीट करेगा, डुप्लेट। ओके, तो तीनों पॉइंट्स आपको अब याद हो गए होंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बनता है। किनके बीच बनता है, नॉन मेटल एटम्स के बीच। क्यों शेयरिंग होती है, उन एटम्स की ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। यही 3 पॉइंट। अब आओ कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिया हमने H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब लेट अस सी इट्स फॉर्मेशन कि कैसे H2 मॉलिक्यूल बना होगा। तो अपने पास क्या है बच्चों, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो हाइड्रोजन लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया। अब हाइड्रोजन है तो कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, एक ही सेल है। तो जब एक ही सेल है तो वही आउटर मोस्ट सेल है इसका, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको डॉट से दिखा दिया, लेविस डॉट सिंबल। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों हाइड्रोजन एटम्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसका जो नियरेस्ट नोबल गैस हुआ वो कौन हुआ, हीलियम। तो हाइड्रोजन किसका कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करना चाहेगा, ये बॉन्डिंग करके हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करना चाहेगा। तो अब ये दोनों मिलके क्या करेंगे, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। और जब ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो ऐसा करने से इनका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। इसको ऐसे दिखा लो, स्कूल में भी शायद दिखाते होंगे, ये शेयरिंग हुई। अब ये देखो, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको कहोगे शेयर्ड पेयर। इसको क्या बोलोगे बच्चों, शेयर्ड पेयर। शेयर्ड पेयर, ये शेयर्ड पेयर, एक पेयर इलेक्ट्रॉन है। और ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो इन दोनों ही हाइड्रोजन का है, इसका भी है, इसका भी है। यही तो दिखाया गया है इस डायग्राम में। These two shared pair electrons belong to these two atoms. तो दोनों ही हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट हो गया, डुप्लेट। और एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगी उस बॉन्ड को आप कहेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। और उसको रिप्रेजेंट करेंगे एक लाइन से। तो इसी को हम लोग ऐसे दिखा दें बॉन्ड के टर्म्स में, तो HH के बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। और यहां पे कोई पूछेगा कि क्या कंप्लीट हुआ बॉन्डिंग होके, तो कहेंगे डुप्लेट कंप्लीट हुआ। क्योंकि इसका नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम है तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके डुप्लेट को कंप्लीट किया। ओके, अब आओ, जैसे दूसरा एग्जांपल मैंने लिया HCl, HCl मॉलिक्यूल। तो इस HCl मॉलिक्यूल में देखो, एक एटम हाइड्रोजन का है और दूसरा एटम क्लोरीन का है। तो आप एक हाइड्रोजन ले लो और एक क्लोरीन ले लो। हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लोरीन की जो वैलेंस सेल इसी हुई वो हुआ 3s2 3p5। क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन याद करोगे तो नियॉन 3s2 3p5, या आप 287 याद रखो, 287। यहां पे चाहो तो मैं लिख भी दिया 287, लिखने की जरूरत नहीं है, अब ये सब चीजें काफी पुरानी हो गई। अब देखो, इसके पास एक है और इसको पूरा क्या करना है, डुप्लेट। ठीक है, तो डुप्लेट पूरा करने के लिए क्लोरीन के साथ ये एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होनी है उसको आमने सामने दिखा दो। तो जैसे क्लोरीन के 7 में से एक इलेक्ट्रॉन को मैंने हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के सामने दिखा दिया,
बाकी कितने बच गए बच्चों? 6। तो जो 6 बचे उनको 2 2 2, ये लेविस डॉट सिंबल क्लोरीन का दिखा दिया। अब आपको खुद ब खुद दिखने लगा ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट। अब क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन का शेयर किया है, तो क्लोरीन के खाते में भी उस इलेक्ट्रॉन को दिखाइए। क्लोरीन के पास भी ये दिखने लगा, ये साझा वाला जो शेयर्ड पेयर है, अब ये हाइड्रोजन का भी दिख रहा, साथ साथ क्लोरीन का भी दिख रहा। अब आप काउंट कर लो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 तो इधर थे ही, प्लस ये 2 शेयर्ड पेयर वाला, कितने हो गए? 8। तो HCl मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम अपना डुप्लेट पूरा किया और क्लोरीन एटम अपना ऑक्टेट पूरा किया, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझा करके, शेयरिंग करके। अब इसी को बॉन्ड के फॉर्म में दिखा दो, तो बॉन्ड के फॉर्म में दिखाओगे तो HCl सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना। ये देखो क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 7 में से बॉन्ड फॉर्मेशन में, शेयरिंग में जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन भाग लिया, तो बाकी बचे कितने रह गए जो शेयरिंग में भाग नहीं लिए? क्लोरीन के वैलेंस शेल के वो इलेक्ट्रॉन्स जो शेयरिंग में भाग नहीं लिए, वो कितने बचे रह गए? 6। इनको बोलते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 6 को आप दिखा दीजिए, ये 6 क्लोरीन के पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, और 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलके क्या हो गया? एक लोन पेयर। तो आप ध्यान से सुन ले, सीख ले कि 2 लोन पेयर्स मिलाने से क्या हो गया बच्चों? एक लोन पेयर। तो आप ऐसा बोलोगे कि क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर हुए? 3 लोन पेयर, 1 2 3। ओके, तो ये सारी बातें HCl के बारे में हो गई। अब देखो यहां से गिन भी सकते हो कि ऑक्टेट, यहां तो दिख ही रहा था ऑक्टेट, यहां से भी दिख रहा है। यह सिंगल लाइन खींचा हुआ है, मतलब इसमें एक शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। एक शेयर्ड पेयर कहने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के पास और कोई डॉट नहीं है, मतलब हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा हुआ नहीं है। आप कहोगे कि एक बॉन्ड बनाया, इसके 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, मींस हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया। अब क्लोरीन का 6 बचा हुआ है, 3 लोन पेयर बचा हुआ है और एक शेयर्ड पेयर हुआ, तो 6 और 2 8। ऑक्टेट क्लोरीन की भी पूरी। ओके, अब आओ नेक्स्ट एग्जांपल लिया हम लोगों ने, लेट्स टेक Cl2 मॉलिक्यूल। Cl2 लिया, अब Cl2 में 2 क्लोरीन एटम है आपके पास, तो ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, गुड। अब क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में कितने हैं बच्चों? अभी देखा था 7 है। ऑक्टेट से कितनी कम है? 1। तो आप सोचो कि कैसे दोनों क्लोरीन एटम की ऑक्टेट कंप्लीट होगी। तो अगर दोनों क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लें, 7 7 है दोनों के पास, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेने से दोनों क्लोरीन की ऑक्टेट क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। तो अब आप एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में आमने सामने दिखा दो। ओके, बाकी यहां कितना बच गया? 6। तो 3 लोन पेयर दिखा दो, ये 6, 3 लोन पेयर, यहां भी 3 लोन पेयर दिखा दो। डन। अब इसको शेयरिंग दिखा दो, एक एक इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग की है वो दिखा दो। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। अब गिनोगे तो 2 2 4 2 6 2 8, यहां भी 2 2 4 2 6 2 8, दोनों की ऑक्टेट पूरी। अब इसी को दिखा दो, दोनों क्लोरीन के बीच कैसा बॉन्ड हो गया? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहां पे 3 लोन पेयर था, यहां भी 3 लोन पेयर था। डन। यही Cl2 हुआ। Cl2 मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन एटम्स के बीच, अब आप जान गए, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। अब जैसा Cl2 हुआ, मैंने एक Cl2 का दिखाया, ऐसा ही एग्जाम्पल आप खुद से दिखा लेना। F2 हुआ, Br2 हुआ, I2 हुआ। दीज आर सिमिलर एग्जाम्पल्स।
जैसे ये सब हैलोजन्स हुए, और हैलोजन्स के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है? 7। तो इन सभी के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। तो ये आप इनको दिखा लेना। अब यहां मैंने एक HCl को दिखाया है। सिमिलर एग्जांपल्स आपके लिए लिख देते हैं, आप कर लीजिएगा। HF, HBr, HI। तो इन एग्जांपल्स को आप खुद कर लीजिएगा, एग्जैक्टली सिमिलर होगा। ओके, अब आओ नेक्स्ट लिया मैंने O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं बच्चों, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दिया। अब सबसे पहले ऑक्सीजन का वैलेंस सेल इसी सोच लो, तो 1s2 2s2 2p4 या हीलियम 2s2 2p4। आपको अगर 26 याद है वो भी ठीक है। 2s2 2p4 मतलब सेकेंड सेल वैलेंस सेल है। 2s में 2 है, 2p में 4 है, तो 2 and 4 कितना हुआ? 6 या 2 6। ऑक्सीजन का यही कॉन्फ़िगरेशन हुआ। मतलब ये कि ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है। तो अब यहां पे थोड़ा मेंटल एक्सरसाइज कर लीजिए। दोनों ऑक्सीजन के ही एटम्स हैं, दोनों के पास वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पूरा क्या करना है? ऑक्टेट। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 6 में क्या ऐड करोगे तो 8 हो जाएगा, 2। तो हमको ये समझ में आया कि दोनों ऑक्सीजन एटम्स के बीच कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसका 2 दिखाया यहाँ पे, इसका भी 2 दिखाया यहाँ पे। ये शेयरिंग करने वाले इलेक्ट्रॉन्स को आमने सामने दिखा दिया, इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। ओके, अब आओ, इसका 2 दिखा लिया तो बचा कितना? 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब इस 4 को 2 लोन पेयर दे दिया, 2 लोन पेयर। यहां भी 4 बचे हुए थे, 2 लोन पेयर दे दिया। 6 अब आपको दिखने लगा। जो शेयरिंग के लिए आमने सामने रखे हो इसको दिखा दो। हो गया। अब देखो इसकी ऑक्टेट दिखने लगी, 2 2 4 और 4 8। इसकी भी ऑक्टेट दिखने लगी, 2 2 4 और 4 8। तो दोनों एटम की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। ओके, ये सेट पेयर हो गया आपका। कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, उससे जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहां अब दोनों ऑक्सीजन एटम्स के बीच 2 लाइंस ड्रॉ कर दिए, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ये 2 लोन पेयर बचा रह गया, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कितने रहे? 2 और 2 4। उसी को लोन पेयर कहते हैं। तो 2 लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड था, मतलब 2 लोन पेयर्स। यहां भी 2 लोन पेयर्स, इसको दिखा दिए। यही आपका O2 मॉलिक्यूल हो गया। अब आपको ऑक्टेट यहां से तो दिख ही रहा था, यहां से भी दिखेगा। कैसे? तो 4, ये सब अच्छे से सीख लीजिए क्योंकि फिर बाद में नहीं इनको दिखाया जाएगा। 4 और 2 बॉन्ड्स बना, तो शेयर्ड पेयर इसका कितना हो गया? हर एक कोवैलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 कोवैलेंट बॉन्ड है, तो 2 दूनी 4। ओके, तो 4 इसका अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 8 हिस्सा ऑक्सीजन का भी, 8 हिस्सा ऑक्सीजन का भी। ओके, अब आओ, नेक्स्ट एग्जांपल लिया N2 मॉलिक्यूल। अब आपको N2 की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। सबसे पहले वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन जान लो इसका। तो नाइट्रोजन था 2s2 2p3,
यही वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन थी। मतलब वैलेंस शेल में देखोगे तो 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले थोड़ा सोच लो कि एक नाइट्रोजन एटम के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्टेट से कितना कम है बच्चों? 3 कम है। तो समझ में आ गया कि दोनों नाइट्रोजन एटम्स के बीच कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी? 3 इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब नाइट्रोजन दोनों को दिखाओ और 3 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के फ्रंट में दिखाओ। दिखा लिया। बाकी इसके पास कितना बचा? 2। 2 दिखा दो। 2 मतलब एक लोन पेयर, ये अनशेयर्ड रहेगा। यहां भी 2 दिखा दो, ये अनशेयर्ड रहा। डन। अब इसको जो शेयरिंग हुई है उसको दिखा दो बस। अब आपको 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखने लगी और शेयरिंग के बाद इसके बैलेंस सेल में 6 और 2 8, इसके भी बैलेंस सेल में 6 और 2 8। ओके। अब 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो जो कोवैलेंट बॉन्ड बना दैट इज ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहां से दिखा लो NN के बीच कैसा बॉन्ड बन गया? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। और यहां क्या बचा हुआ था? इसी को उतार रहे हैं। ये शेयरिंग के लिए 3 बॉन्ड दिखा दिया, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। और यहां पे जो बचा हुआ था अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो दिखा दिया, एक लोन पेयर। यहां भी एक लोन पेयर। दिस इज योर N2 मॉलिक्यूल। तो 3 तरह का कोवैलेंट बॉन्ड हमने सीखा। कौन कौन? सिंगल कोवैलेंट, डबल कोवैलेंट एंड ट्रिपल कोवैलेंट। ओके बच्चों। अब आओ देखते हैं डिसाइडिंग सेंट्रल एटम इन molecules containing greater than equal to 3 atoms। तो क्या कहा जा रहा उसको एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं। जैसे अभी तक जो हम लोग मॉलिक्यूल्स लिए थे, आप याद करो H2 लिए थे, HCl लिए थे, O2 लिए थे, N2 लिए थे। तो ये सभी मॉलिक्यूल में 2 एटम्स थे, मतलब ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स थे। अब आप ऐसे समझो कि आपके घर में 2 लोगों को कहीं पे खड़ा कर दिया जाए, 2 लोगों को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए और दूसरे सदस्यों से, घर के बाकी लोगों से यह पूछा जाए कि बताइए कौन बीच में है। तो जब 2 ही लोग खड़े हैं कहीं पे, तो उसमें कोई बीच में हुआ क्या? दोनों तो एंड पे ही होंगे, बीच में तो कोई नहीं हुआ, क्योंकि देयर आर ओनली 2 पीपुल। तो जब जस्ट 2 लोग थे तो दोनों एंड पे ही होंगे। वैसे ही अगर कोई मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक है तो किसे सेंट्रल एटम लेना है, कौन सा एटम बीच में रहेगा? नो सच क्वेश्चन एग्जिस्ट। ऐसा कोई सवाल एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में एटम की संख्या 3 या उससे ज्यादा हो जाए, तब एक सवाल आएगा कि कौन सा एटम सेंट्रल एटम लिया जाए, बीच में कौन सा एटम रहेगा। तो उसके लिए हमने यहां पे हेडिंग लिया कि ऐसे केस में सेंट्रल एटम डिसाइड करना जहां एटम्स की संख्या, मॉलिक्यूल में एटम्स की संख्या 3 या उससे ज्यादा हो। ग्रेटर इक्वल्स टू इसलिए लगाया कि जब 3 हो तो इक्वल टू, या 3 से ज्यादा है तो ग्रेटर देन। ओके। तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस मैं बता रहा हूं। फर्स्ट, दैट शुड बी मिनिमम, ऐसे लिख दिया, मिनिमम इन नंबर
in number in the molecule, in the molecule। वो जो दिया हुआ मॉलिक्यूल है उसमें उस एटम की संख्या मिनिमम होनी चाहिए। सेकंड, लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव, EN लिख दिया, EN फॉर इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो जिसे सेंट्रल एटम लिया जाएगा वो लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए। थर्ड लिखा, should form more number of bonds, more number of bonds। तो जिसे सेंट्रल एटम लिया जाएगा वो ज्यादा बॉन्ड्स फॉर्म करने वाला होना चाहिए, क्योंकि उसे बीच में रहना है, मतलब उसे बाकी सभी दूसरे एटम से कनेक्ट होना है, तो उसके लिए उसे ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाना चाहिए। तो ये 3 क्राइटेरिया लिखा बच्चों। वैसे मॉलिक्यूल्स के लिए सेंट्रल एटम डिसाइड करने को जब एटम्स की संख्या उस मॉलिक्यूल में 3 या उससे ज्यादा हो। तो फर्स्ट 2 पॉइंट से ही आपका मोस्टली काम चल जाएगा। पहली बात लिखी गई कि डेट शुड बी मिनिमम इन नंबर इन द मॉलिक्यूल, कम संख्या में होना चाहिए उस मॉलिक्यूल में, राइट। और दूसरी लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव। इन दोनों से नहीं डिसाइड होगा तो यह भी देखना पड़ेगा कि शुड फॉर्म मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ओके, अब आ जाओ, नोट करके एक बात लिख लो, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन H and F can never be central atom। सेंट्रल एटम, इस बात को भी एक्सप्लेन कर देते हैं। कहा गया कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? तो सेंट्रल एटम को क्या होना है, जो एटम बीच में रहेगा उसे एक से ज्यादा एटम से लिंक होना है। मतलब सेंट्रल एटम हैज टू फॉर्म मोर देन 1 कोवेलेंट बॉन्ड्स। एक से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है उसे। आप अगर हाइड्रोजन को देखोगे तो ये हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन की वैलेंसी ऑलवेज 1। क्यों? क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर सकता है। तो इसलिए हाइड्रोजन की वैलेंसी हमेशा क्या होगी? 1 ही होगी। तो इसीलिए ये कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। कम टू फ्लोरीन, फ्लोरीन की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टेट से एक कम है। तो फ्लोरीन भी हमेशा, चाहे जिस किसी के साथ भी ये बॉन्ड फॉर्मेशन करता हो, ऑलवेज अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। और ऑक्टेट से इसके पास 8 से एक ही कम है, तो फ्लोरीन भी अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा तो एक ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। मतलब ऑल टुगेदर ये बात हुई कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों की वैलेंसी हमेशा 1 है, और चूंकि इनकी वैलेंसी हमेशा 1 है, इसलिए ये कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। बिकॉज सेंट्रल एटम को एक से ज्यादा एटम से लिंक होना है, और एक से ज्यादा एटम से लिंक होने के लिए उनकी वैलेंसी इसेंशियली एक से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरा नोट करके लिख लो, नोट, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड equals to number of unpaired electrons। number of unpaired electrons। तो this point is also very important। अब इसको समझ लो, कोई भी एटम उतना ही कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा जितना उसके पास वैलेंस शेल में
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो। ठीक है, तो इसीलिए लिखा कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड। बॉन्ड फॉर्म्ड को यहां पे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड भी कह सकते हो, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड की। तो उतना ही कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा जितना उसके पास क्या होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ एक और टर्म डिफाइन कर देते हैं, कोवैलेंसी। कोवैलेंसी लिखो, इट इज द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स formed by an atom in a given molecule. तो कोवैलेंसी को जान गए आप, क्या है ये, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम इन ए गिवन मॉलिक्यूल। तो किसी दिए हुए मॉलिक्यूल में कोई पर्टिकुलर एटम जितना टोटल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता होगा या बनाया होगा, उसी को उस एटम की कोवैलेंसी कहेंगे। ओके, तो कोवैलेंसी समझ गए आप लोग। जैसे अभी हमने HCl देखा था, वहां पे हाइड्रोजन की कोवैलेंसी पूछी गई, तो HCl में क्या देखा था आपने, H और Cl के बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन की कोवैलेंसी भी 1 हुई और क्लोरीन की कोवैलेंसी भी 1 हुई। ओके, वैसे ही आपने देखा N2 में दो नाइट्रोजन एटम्स के बीच ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बना, तो N2 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी हो गई, 3। अब जरा आप चेक करना भी चाहते हैं कि सर अभी आप सिखाए थे कि कोवैलेंसी क्या है, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम इन ए गिवन मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोजन का जरा सा समझाइए, तो यहां पे आप नाइट्रोजन लिख लेते, और नाइट्रोजन में क्या हुआ, 2s2 2p3, बैलेंस सेल इसी दिखा दिया, ये 2s है आपका, ये 2p है आपका। अब यहाँ 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2, तो ये तो पेयर्ड थे, और 2p में 3 थे। होर्न्स रूल के अकॉर्डिंग इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 2p वाले जो तीनों हैं वो कैसे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपने देखा कि चूंकि नाइट्रोजन के एक एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है, इसीलिए नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी हो गई, 3। मतलब नाइट्रोजन का एक एटम इसीलिए कितना कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, 3 कोवैलेंट बॉन्ड, बिकॉज इसके वैलेंस सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है बच्चों, 3। अब आप आ जाओ ऑक्सीजन में, O2 मॉलिक्यूल को देखा, O2 में देखा कि ऑक्सीजन एटम्स के बीच डबल कोवैलेंट बॉन्ड है, मतलब ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 हुई, राइट। अब आओ समझ लो इससे कि क्यों 2 हो रही है ऑक्सीजन की कोवैलेंसी, इसी से समझ लेते हैं इसको। तो इसकी बैलेंस सेल इसी लिख लो, ये क्या हो गया, 2s 2p 2s 2p। अब 2s में 2 था, 2p में 4 था, 2s2 2p2, ऑक्सीजन के बैलेंस सेल का इसी हो गया। अब यहां आप देखो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहे, 2, इसीलिए ऑक्सीजन की कोवैलेंसी कितनी हो गई, 2, राइट। तो अब आप इन सारी चीजों को समझ गए होंगे। अब आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। और मैंने यहां लिखा H2O। अब हमें इसमें बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करना है।
पहले तो ये देख लिया कि H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल्स हुए, तो ये समझ गए कि ये एक कोवैलेंट कंपाउंड है और H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स के बीच कैसी बॉन्ड बनेगी? कोवैलेंट बॉन्ड। ये पहली अंडरस्टैंडिंग हुई H2O के बारे में। दूसरी चीज, यहाँ एटम्स की संख्या आप काउंट कर लो, तो 2 हाइड्रोजन के एटम्स एंड 1 एटम ऑक्सीजन का, तो 2 और 1 कितने हो गए बच्चों? 3। तो यहाँ एटम्स की संख्या 2 से ज्यादा है, तो आपको सेंट्रल एटम लेना होगा। तो सेंट्रल एटम के लिए हाइड्रोजन तो कभी भी हो नहीं सकता सेंट्रल एटम, तो यहाँ और क्या बचा? ऑक्सीजन। तो आप ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम ले लो। बाकी आपके पास क्या है? 2 हाइड्रोजन्स हैं, तो 2 हाइड्रोजन्स को आप दिखा दो। इसके सराउंडिंग में, सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में 2 हाइड्रोजन्स को दिखा दीजिए। तो सेंट्रल एटम के बाद जो एटम्स बच गए उनको आप बोलेंगे सराउंडिंग एटम्स। ओके, अब क्या करना है कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन था? एक दिखा दिए, इसके पास भी 1 दिखा दिए। जब इसके पास 1 ही है और इसे पूरा क्या करना है? डुप्लेट, तो अपने 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो आप ऑक्सीजन का 1 दिखा लो इस हाइड्रोजन के सामने, इस हाइड्रोजन के सामने भी ऑक्सीजन का 1 दिखा लो। ऑक्सीजन का अभी तक कितना इलेक्ट्रॉन दिखा लिया? 2, और बैलेंस सेल में ऑक्सीजन के है कितने? 6। तो बचा कितना? 4 इलेक्ट्रॉन्स। 2 लोन पेयर दिखा दो, 2 लोन पेयर दिखा दिया। अब ऑक्सीजन का भी 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखने लगा। ये 1 2 4 6 दिखने लगा। अब आओ, सबसे पहले सराउंडिंग एटम का काम फिनिश करना है। काम फिनिश करना है का मतलब, अगर हाइड्रोजन है तो डुप्लेट पूरा करना है, दूसरा कोई एटम है तो ऑक्टेट पूरा करना है। तो अब आप यहां से देखो, ये 1 1 की साझा करके डुप्लेट हो गया, ये भी 1 1 की साझा करके डुप्लेट हो गया। हाइड्रोजन का काम फिनिश। कम टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसके साथ भी शेयर किया है, इसके साथ भी शेयर किया है, तो जितनी शेयरिंग किया है उसको ऑक्सीजन के अकाउंट में दिखाओ। दिखा दिया। यू कैन सी नाउ ऑक्सीजन के पास 2 2 4 2 6 2 8, ये हो गया इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर H2O का। अब इसी को हम लोग अब स्कूल स्टेज में ऐसे सीखते हैं, या यहां भी शुरुआत में ऐसे ही सीखे, 1 1 इलेक्ट्रॉन को दिखाए, फिर तेजी से करने लगेंगे, सिर्फ बॉन्ड को दिखाएंगे। तो यहां से दिखा O था, O और H के बीच 1 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। और ये 2 क्या बचा रह गया बच्चों? लोन पेयर। तो अब आप ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर दिखा दीजिए, यही H2O हो गया। इसका आपको दिखने लगा कि डुप्लेट पूरा हुआ है, 1 बॉन्ड बना, 1 बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, इसका भी डुप्लेट पूरा हुआ। और ऑक्सीजन का देखो, ये 2 2 4, तो अनशेयर्ड वाला बचा हुआ, यहां 2 से ऐड, यहां 2 से ऐड, तो ये 4 + 4 8, तो ऑक्टेट दिखने लगा ऑक्सीजन का। ओके, अब आओ, नेक्स्ट ले लिया हमने NH3। NH3 आइए देखते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम होगा नहीं। डन। तो सेंट्रल एटम क्या हो गया? नाइट्रोजन। सराउंडिंग एटम क्या हो गया बच्चों? हाइड्रोजन। कितने हैं? 3। तो 3 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के सराउंडिंग में दिखा दो। तीनों हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के सराउंडिंग में दिखा दिया। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन था? 1। पूरा क्या करना था? डुप्लेट। सबसे पहले आपको किसका काम फिनिश करना है? सराउंडिंग एटम का। अगर हाइड्रोजन है तो मैं बार बार बोल रहा हूं, जिससे ये बातें आपको एकदम से सेट हो जाए और फिर कभी कोई एरर इसमें ना हो। हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम है तो डुप्लेट पूरा करेगा,
दूसरा कोई सराउंडिंग एटम है, ऑलवेज ऑक्टेट पूरा करेगा। एक ही इलेक्ट्रॉन था, डुप्लेट पूरा करने के लिए उसको शेयर करेगा। तो अब आप बॉन्ड सिर्फ दिखा दो, यहाँ कैसा बॉन्ड बना दिया, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोई कहता है कि सर ऐसे दिखाइए एक एक इलेक्ट्रॉन को, वो अब आप कर लेना, आपको सिखा दिया गया। यहां भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, यहां भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसा करने से तीनों जो सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन था उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। लास्ट में आइए आप सेंट्रल एटम के पास, याद कीजिए नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आपको याद आएगा 5। और नहीं याद आता हो तो आप कन्फिग्रेशन लिख लीजिए, याद तो आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो गलत बात है। अब ये सब चीजें बिल्कुल जुबान पे होनी चाहिए। 2s2 2p3, या नाइट्रोजन है तो 2 5। तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। आप देख सकते हो कि 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन बनाया, तीनों हाइड्रोजन के साथ एक एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इस 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को बनाने में नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए, 3, बच कितना गया, 2। तो मतलब ये इसके बैलेंस सेल में जो 5 थे उसमें से 3 तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किए, लेकिन जो 2 है वो अनशेयर्ड रह गया। इसको दिखा दो। और अभी आपको फिर बॉक्स डायग्राम बना के दिखाते। इन चीजों को बिल्कुल अब आप मेंटली बहुत क्लियर रखो, इनके बारे में बहुत क्लियर रहो। 2s2p, क्योंकि ये सब चीजें अच्छे से आएंगी तो आपकी स्पीड भी और एक्यूरेसी भी, दोनों चीजें बहुत अच्छी होते जाएंगी समय के साथ। तो देखो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में नाइट्रोजन के पास 3 ही था, इसीलिए तो ये 3 बॉन्ड बनाता है। और यही जो लोन पेयर बचा हुआ है ये बॉन्ड नहीं बनाया, उसी को आप यहां दिखाए हो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यही वाला ये लोन पेयर है। ये लोन पेयर वैलेंस सेल के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया, यही बचा हुआ है। अब यहां से नाइट्रोजन का देख लो, इनका तो चेक कर लिया था कि डुप्लेट पूरा है। नाइट्रोजन का देख लो कि ऑक्टेट हुआ या नहीं। तो देखो अनशेयर्ड कितना है तेरे पास, 2, बॉन्ड कितना बना है, 3, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 + 2 कितने हो गए, 8। तो इसका भी ऑक्टेट पूरा, इनका डुप्लेट पूरा। ओके, अब आ जाओ, नेक्स्ट ले लिया मैंने CO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब आओ देखो कि एटम्स किस किस एलिमेंट के हैं। एक कार्बन का एटम है और 2 ऑक्सीजन का एटम है। और कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही क्या है बच्चों, नॉन मेटल्स। तो ये भी पता हो गया कि इनके बीच, कार्बन ऑक्सीजन के बीच कैसी बॉन्ड बनेगी, कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब CO2 एक कोवैलेंट मॉलिक्यूल हुआ। डन। अब है कि सेंट्रल एटम, तो जो कम संख्या में हो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, तो कम संख्या में यहाँ कौन है, कार्बन। तो उसी को क्या करोगे, सेंट्रल एटम ले लोगे। तो ये कार्बन था, सेंट्रल एटम हो गया, 2 ऑक्सीजन था, दोनों आपका सराउंडिंग एटम हो गया। तो आप कार्बन के सराउंडिंग में दोनों ऑक्सीजन रख लिए। डन। अब आइए, सबसे पहला काम आपको क्या सिखाया है, सराउंडिंग एटम की ऑक्टेट पूरा करना। तो ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 6, ऑक्टेट से कितना कम है, 2। मतलब ये कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए ऑक्सीजन अपने वैलेंस सेल के 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को किसके साथ शेयर करेगा बच्चों, कार्बन के साथ। अगर आप शेयरिंग दिखाना चाहते हो तो ये दिखा लो, ये शेयरिंग कर लिया 2 कार्बन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ ऑक्सीजन कार्बन के बीच। अब इसका अपना कितना था, 6 में आपने 2 यहां शेयरिंग में यूज किया है, बच कितने गए, 4। तो यहां पे आप 4 दे लो। इसका 6 आपको दिखने लगा, 2 शेयरिंग में और 2 लोन पेयर्स, मतलब ये 4 अनशेयर्ड हुए। यहां भी 6 ही था, ऑक्टेट के लिए 2 शेयर करेगा और 2 लोन पेयर बचा रहेगा। अब ये
किसके साथ शेयरिंग करेगा? कार्बन के साथ। कार्बन का ये 2 दिखा दिया, कार्बन का आपने कितना दिखा लिया? 4 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के पास थे भी कितने वैलेंस सेल में? 4 ही था। एटॉमिक नंबर कार्बन की क्या हुई? 6। और कन्फिग्रेशन सोचोगे तो 2 4, वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। चारों का चारों यूज हो गया, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। अब इसको यही तो हो गया, इसका ऑक्टेट दिखने लगा, राइट? इसका भी ऑक्टेट दिखने लगा, 2 2 4 4 8। और इस कार्बन का देखो, इसके साथ 2 शेयर किया था, इसके साथ भी 2 शेयर किया था, दोनों को मिला करके लिखा कार्बन के, कार्बन वाले बॉक्स में यहाँ वाला शेयरिंग को भी दिखाया, यहाँ वाला शेयरिंग को भी दिखाया। कार्बन वाले बॉक्स में ये लंबा हो गया है, ये नहीं है कार्बन वाले बॉक्स में, ये यहाँ, ये इसी के साथ में शेयरिंग किया था। तो ये शेयरिंग वाला, ये शेयरिंग वाला, 4 और 4 8। अब इसी को हम लोग बॉन्डिंग के टर्म में ही दिखाया करेंगे। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 था, चारों यूज हो गया है, 2 2, मतलब कार्बन के पास कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाँ, ऑक्सीजन के साथ ये दोनों ही बार डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है। और ऑक्सीजन के पास देख लो, 2 लोन पेयर्स हैं तुम्हारे, 2 लोन पेयर्स। तो ये आपका लेविस स्ट्रक्चर हो गया या बॉन्डिंग हो गई CO2 में। यहां से भी आपको ऑक्टेट दिख रहा है, इसका देखो 4 और 4 शेयर्ड वाला कितना हो गया? 8। यहां पे देखो 4 और 4 शेयर्ड वाला कितनी हो गई? 8। अब आ जाओ, कार्बन के पास कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बॉन्ड कितने बने हैं? 4। तो 4 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बच्चों? 8। डन। अब एक मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। सेंट्रल एटम डिसाइड करो, लिस्ट इन नंबर। तो क्लोरीन 4 बार आया है, कार्बन 1 बार आया है, तो कार्बन ही सेंट्रल एटम हुआ। कार्बन लो, सराउंडिंग में क्या रहेगा? 4 क्लोरीन एटम्स। तो चारों क्लोरीन को सराउंडिंग में दिखाइए। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना था? सराउंडिंग एटम की ऑक्टेट कंप्लीट करनी है। सराउंडिंग एटम अपना क्या हुआ? क्लोरीन। डन। क्लोरीन के पास बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। ऑक्टेट से कितना कम है? 1। हाँ, ये भी जान गए कि कार्बन क्लोरीन दोनों नॉन मेटल है, तो इनके बीच कोवैलेंट बॉन्ड ही बनेगा। ठीक है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्लोरीन कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखा दीजिए हर जगह। अब आइए, क्लोरीन की अपनी बैलेंस सेल में 7 थी, उसमें से 1 हर जगह पे शेयरिंग में यूज किया, बचा कितना? 6। मीन्स व्हाट? 3 लोन पेयर्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 लोन पेयर्स। तो हर क्लोरीन पे 3 3 लोन पेयर दिखा दीजिए। दिखा लिए। अब सेंट्रल एटम के बारे में भी सोच लीजिए। कार्बन था, कार्बन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स 4 थे और यूज कितना कर लिया? 1 2 3 4। तो कार्बन के पास कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। अब इसी को दिखा दीजिए बस। सारे क्लोरीन की ऑक्टेट पूरी हो गई बच्चों। अब आइए, कार्बन का भी दिखा दीजिए, जिसके जिसके साथ शेयर किया है उसके उसके साथ दिखा दीजिए।
ये देखो, कार्बन के खाते में भी 2, 2 4, 2 6 और 2 8, उसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट। मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, आप देख सकते हो 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में भाग लिया, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। तो इससे आपने ये भी सीखा कि कोवेलेंसी ऑफ कार्बन इज ऑलवेज 4। अब यहां से इसी को बॉन्ड के टर्म में दिखा दें, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना है CCl4। हर क्लोरीन पे 3 लोन पेयर है, कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो ये आपका CCl4 हो गया। डन। अब आइए कार्बन के बारे में इसकी इसी लिख के देखते हैं कि इसके बैलेंस सेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। क्योंकि अभी हमने सीखा था कि कोवैलेंट बॉन्ड कोई एटम उतना ही बनाएगा जितना उसके बैलेंस सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो कार्बन का इसी लिखा, ये GS लिख दिया। GS का मीनिंग हुआ ग्राउंड स्टेट, तो कार्बन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। बैलेंस सेल का सिर्फ लिखेंगे 2s2 2p2 था, बॉक्स डायग्राम दिखा दिया 2s 2p। तो आप देखो कि ग्राउंड स्टेट में कार्बन के पास जस्ट 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तो पेयर्ड है, यहां पे ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। अब अगर ये दोनों बॉन्ड बना लेता है, शेयरिंग में ये भाग लेता है, तो ये 2 शेयर करेगा तो कितना हो जाएगा, 2 शेयर किया तो 2 अपना लगाया तो 2 दूसरे का भी मिला ना, तो 2 और 2 कितना हो गया शेयर करने पे, 4, और ये 2 बचा हुआ है, तो 4 और 2 क्या हुआ, 6, और कंप्लीट क्या करना है, ऑक्टेट। तो अगर कार्बन ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो इसके वैलेंस सेल में 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, और इस वजह से ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाएगा। बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहां से एक बात क्लियर हुई कि कार्बन ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट में अगर बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगी। अब यहां से देखो मैंने लिखा ES फॉर एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, सीख लो। एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का मतलब लोअर एनर्जी स्टेट, जिसमें आप किसी एटम का EC लिखते हो, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। अब एटम एक्साइटेड स्टेट में कैसे आएगा, तो आउटसाइड से एनर्जी सप्लाई करने पे एटम एक्साइटेड स्टेट में आएगा। और ये जानना यहां जरूरी है कि एक्साइटेड स्टेट में होगा क्या। तो सुनो, एक्साइटेड स्टेट में वैलेंस सेल के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एक करके अनपेयर्ड होते हैं। एक्साइटेड स्टेट में वैलेंस सेल के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एक करके अनपेयर्ड होंगे, प्रोवाइडेड वैकेंट ऑर्बिटल इज अवेलेबल इन बैलेंस सेल। तो अगर बैलेंस सेल में उस एटम के पास खाली ऑर्बिटल उपलब्ध होगा तो एक्साइटेड स्टेट में वैलेंस सेल के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एक करके अनपेयर्ड होंगे। ठीक है, तो अब आओ कार्बन को देखो, जैसे इसके 2s में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन था ये पेयर्ड था, और 2p में एक ऑर्बिटल जो है, 2p में 3 ऑर्बिटल थे, px py और pz, 2 में एक एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक कैसा है बच्चों, खाली है। तो अगर इसे एक्साइटेड स्टेट में लाओगे तो 2s वाला पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2p में आके अनपेयर्ड हो जाएगा, और अनपेयर्ड इसलिए हो जाएगा क्योंकि कार्बन के पास वैलेंस सेल में एक ऑर्बिटल खाली है।
तो एक्साइटेड स्टेट में इसकी इसी क्या हो गई, एक्साइटेड स्टेट में इसी हो गई दिस दिस 2s1 2p3, ये 2s था, ये क्या है 2p, लो लिख भी दिया। अब यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4, मीन्स ये चारों को शेयर करेगा, तो 4 अपना, 4 जिसके साथ शेयर किया वो कितना हो गया 4 और 4 8, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो कार्बन के बारे में दो बातें सीखे। पहली बात, कार्बन ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता है। दूसरी बात, कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन एक्साइटेड स्टेट में करता है, और कार्बन की जो कोवैलेंसी या वैलेंसी हुई वो क्या हुई 4, ऑलवेज, हमेशा कितनी 4। तो इस बात को अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो यहां पे एक पॉइंट मैं लिख दिया कार्बन डज नॉट फॉर्म बॉन्ड इन जीएस, ये ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता है। हाँ, और दूसरी बात अब यहां से दिखने लगी कि एक्साइटेड स्टेट में इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसीलिए इसकी कोवैलेंसी कितनी होगी 4। तो इस बात को भी यहां पे लिख देते हैं, यहां पे लिख दे रहे कोवैलेंसी ऑफ, ऐसे लिख लो, कार्बन फॉर्म्स बॉन्ड इन excited state and its covalency is 4। तो कार्बन के बारे में कहा गया कि कार्बन फॉर्म्स बॉन्ड इन एक्साइटेड स्टेट एंड इट्स कोवैलेंसी इज 4। यहां लिख दिया कार्बन डज नॉट फॉर्म बॉन्ड इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में बनाएगा तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगी। इतनी बातें आपको क्लियर, राइट? एक और एग्जांपल लेते हैं, COCl2। अब इसमें हमें बॉन्डिंग दिखानी है, इसका लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। डन। आप पहले एटम्स को देख लो। इस मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं, एक एटम कार्बन, एक एटम ऑक्सीजन एंड 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन। कार्बन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, ये तीनों क्या हुए बच्चों, नॉन मेटल्स। तो इससे स्पष्ट हो गया कि ये एक कोवैलेंट मॉलिक्यूल होगा, और इसमें एटम्स के बीच जो बॉन्डिंग होगी वो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। डन। अब आओ, सेंट्रल एटम लेना है हमें। तो पहले देख लिया लिस्ट इन नंबर, जिसकी संख्या उस मॉलिक्यूल में कम हो। तो क्लोरीन तो 2 बार आया है, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एक एक बार आए हैं, तो लिस्ट इन नंबर से तो नहीं डिसाइड हुआ। दूसरी बात थी लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो ये दोनों एक एक बार आए थे, इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम किसकी है, तो कार्बन की। तो अब स्पष्ट हो गया कि सेंट्रल एटम क्या होगा, कार्बन। तो हम लोगों ने कार्बन को सेंट्रल एटम ले लिया। अब बाकी एक ऑक्सीजन बचा और 2 क्लोरीन बचा, ये हमारे क्या हो गए, सराउंडिंग एटम्स। तो एक ऑक्सीजन ले लो, 2 क्लोरीन ले लो, ले लिया। अब आपको काम बार बार एक ही करना है, सराउंडिंग एटम्स की ऑक्टेट पूरी करनी। पहला काम यही करना। अब बॉन्ड सिर्फ बनाऊंगा मैं। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 थे, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, सिंगल कोवैलेंट। यहां बचा कितना, 6, तो 3 लोन पेयर दिखा दिया। यहां भी क्लोरीन था, वैलेंस शेल में 7, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ऑक्टेट फिनिश। 6 अनशेयर्ड बच गए, मींस 3 लोन पेयर।
अब यहां ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां क्या दिखा दिया, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। 6 में से 2 शेयर किया है, 2 लोन पेयर्स बच गए, 2 लोन पेयर्स दिखा दिया। तीनों सराउंडिंग एटम की ऑक्टेट कंप्लीट कर ली। अब आ जाओ लास्ट में चेक करेंगे सेंट्रल एटम को। तो सेंट्रल एटम अपना क्या हुआ बच्चों, कार्बन। अब कार्बन के बॉन्ड्स को देखो, कितने बॉन्ड्स बना लिए, 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने थे कार्बन के, 4। चारों बॉन्ड बना लिया, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा नहीं। और 4 बॉन्ड जब बना लिया तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8। कार्बन की भी ऑक्टेट पूरी हो गई। और कार्बन की कोवैलेंसी ऑलवेज 4। कोवैलेंसी बोलो वैलेंसी बोलो एक ही बात, ठीक है। कार्बन 4 दिख भी रहा है, तो यही हो गया COCH।